अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ सर बिलाल सफ्तर का जिन्होंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर की। चैप्टर नंबर 3 है फोर्स एंड मोशन का और इसके एमसीक्यूज़ आज हम सॉल्व करने लगे। फर्स्ट एमसीक्यू है अ बॉल इज थ्रोन vertically upward at 19.6 meter per second for its complete trip up and back down to the starting position. Its average speed is. तो इसको हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे। देखें कि जब ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट जा रहा होगा तो उसकी इनिशियली ये अब हम कहते हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली वो 19.6 मीटर पर सेकंड बिल्कुल इस इनिशियल पॉइंट पे। जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और टॉप पे पहुंच के यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 19.6 और टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी जो है वो 0। तो इन दोनों की आप एवरेज निकाल लें तो यहाँ पे इसकी एवरेज आएगी 9.8। ये आंसर आएगा इसका। फिर आप ऊपर से जब इसने वापस आना है तो ऊपर इसकी वेलोसिटी है 0 और नीचे वापस जब आना शुरू करेगा तो बिल्कुल उसी पॉइंट पे पहुंच के यहाँ ये वेलोसिटी फिर 19.6 इसकी दोबारा होगी। तो आप दोबारा एवरेज निकाल लें तो 0 और 19.6 इन दोनों को ऐड करके एवरेज ऐसे निकालते हैं कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि दो वैल्यूज हैं एवरेज के लिए। तो दोबारा इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी 9.8। तो इसलिए इसका आंसर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यू है इफ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड then its acceleration immediately after leaving your hand assuming no air resistance is। अगर हम थ्रो कर रहे हैं, देखें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है थ्रो का, तो थ्रो का मतलब है कि आप उसको अपनी तरफ से कुछ फोर्स देंगे। अगर यहाँ लफ्ज इस्तेमाल होता है इफ यू लीव अ बॉल, आप छोड़ देते वो खुद ही डाउनवर्ड जाए, तो फिर उसकी एक्सेलरेशन होनी थी 9.8, लेकिन आप थ्रो कर रहे हैं तो इसमें g की वैल्यू में आपके हाथ से लगने वाली जो फोर्स है उसकी कुछ एक्सेलरेशन a भी शामिल होगी। तो ये g प्लस a यानी बी ऑप्शन मोर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। थर्ड एमसीक्यू है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये फार्मूला है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये आपके पास आती है फोर्स। फोर्स इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फार्मूला भी है फोर्स इक्वल्स टू डेल पी चेंज इन मोमेंटम डेल पी ओवर डेल टी। इसको हम कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। फोर्थ एमसीक्यू है द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। इस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट। एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैलकुलेट किया जाता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। फिफ्थ एमसीक्यू है if the slope of velocity time graph gradually decreases then the body is said to be moving with slope velocity time graph में इसको हम थोड़ा सा यूं बना के देख लेते हैं। अगर तो बिल्कुल ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही हो कोई बॉडी तो फिर ये स्ट्रेट लाइन जो सीधी ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन अगर इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज आए तो फिर ये लाइन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगती है।
तो इसको कहते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि ये एक्सेलरेशन इसकी कम हो रही है। मसलन पहले इसकी एक्सेलरेशन जो है वो 5 थी, तो फिर ये 4 हो गई, फिर ये 3 हो गई, फिर ये 2 हो गई। इस तरह एक्सेलरेशन उसकी कम होती चली जा रही है। तो अगर स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ग्रेजुअली डिक्रीज करे तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। MCQ number 6 है, a 7 kg bowling ball experiences a net force of 5 Newton. What will be its acceleration? आसान सा फार्मूला है, A is equal to F over M। इसमें वैल्यूज आपने पुट करनी है। और पेपर में आपके पास जब बोर्ड का पेपर दे रहे होते हैं फिर तो आपको कैलकुलेटर की सहूलत भी है, इसलिए आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एंट्री टेस्ट का पेपर दे रहे हैं तो आपके पास कैलकुलेटर की सहूलत नहीं होती, वो कैलकुलेटर नहीं रखने देते। तो वहाँ बगैर कैलकुलेटर के आपने करना है। तो F की जगह यहाँ पे 5 और M की जगह 7। तो अगर आप ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं एंट्री टेस्ट में तो तब भी ये आसानी से हो जाएगा। आप देखिए इसको 7 ऊपर जो 5 है इसको 50 समझें, तो 7 7 सा 49, बाद में डेसिमल पीछे कर दें तो ये डी ऑप्शन आपकी आ जाए। MCQ नंबर 7 है, SI यूनिट ऑफ इम्पल्स। SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स की वही यूनिट होती है जो मोमेंटम की होती है। मोमेंटम है केजी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड को आप न्यूटन सेकेंड में लिख सकते हैं। अगर ये MCQ चेंज होके आ जाए और वहाँ न्यूटन सेकेंड ना लिखा हो तो करेक्ट ऑप्शन में आपके पास केजी मीटर पर सेकेंड लिखा होना चाहिए। ये चूंकि मैं माउस से लिख रहा होता हूँ इसलिए राइटिंग ये ऐसी आती है। MCQ नंबर 8 है, अ बॉल विद ओरिजिनल मोमेंटम 4 kg meter per second hits a wall and bounces straight back without losing any kinetic energy. The change in momentum, तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब वो टकरा के वापस आएगा तो इसका मोमेंटम होगा -4, ये फाइनल होगा। और जाते हुए मोमेंटम था +4, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये फाइनल माइनस इनिशियल, ब्रैकेट में आप प्लस का साइन डालें यहाँ पे बेशक, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसका आंसर आएगा -4 -4 -8। तो ये जो डी ऑप्शन है इसकी ये करेक्ट। MCQ नंबर 9 है, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें यूनिट में पर सेकेंड स्क्वायर इधर आएगा। If S1 is the distance traveled in first second and S2 is the distance traveled in second, which of the following shows a correct relation between S1 and S2? आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर अगली स्लाइड पे आपको सॉल्व करके ये दिखाएंगे। आंसर इसका है सी ऑप्शन, S2 equals to 3S1। MCQ नंबर 10 है, ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल मोशन में चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, हम एयर रेजिस्टेंस को इसमें नेग्लिजिबल कर लेते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, इसके फार्मूले बनाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। कि वो न्यूमेरिकल के पीछे MCQ नंबर 9 है वो कैसे ठीक हुआ। S2 इज इक्वल टू 3S1, ये ऑप्शन कैसे ठीक। तो एक्सेलरेशन थी उसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इसमें जब हम फर्स्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करें फर्स्ट सेकंड में S1, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे हाफ AT स्क्वायर। ए की जगह आप पुट कर देंगे ये जो ऊपर वैल्यू है 10, और टी की जगह फर्स्ट सेकंड हाफ, ए की जगह आपने 10 लिखा, टी की जगह आपने 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही है, तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 मीटर। अब नेक्स्ट डिस्टेंस जो है वो S2 हम इसे कह दें इक्वल्स टू, ये भी फार्मूला हाफ AT स्क्वायर, यही फार्मूला हम पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे t की जगह, a की जगह तो यही 10 आएगा, t की जगह आप पहले पुट करें इसका 2 सेकंड। अब चूंकि टाइम गुजर चुका है, इसमें फर्स्ट सेकंड भी अभी शामिल है, तो इसको जिस वक्त आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 20 मीटर। तो 2 सेकंड गुजरने के बाद जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। इसमें से 5 मीटर जो पहले डिस्टेंस का टाइम है ये माइनस कर, आपके पास अब प्योरली सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो आ जाएगा, और वो है 15 मीटर। तो देखें 15 मीटर 5 मीटर से 3 टाइम्स ज़्यादा है, इसलिए S2 इज इक्वल टू 3S1, यानी S1 में आप 5 पुट करें तो 3 5 15 इसके इक्वल आता है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई। MCQ नंबर 11 है, a projectile is thrown horizontally from a 490 meter high cliff with a velocity of 100 meter per second. The time taken by projectile to reach the ground. तो इसके लिए आप फार्मूला आप यूज करते हैं, ऊपर से जब इसको हम हाई क्लिफ से नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं, S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि इसमें G इन्वॉल्व होगी, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें। S की जगह 490, G की जगह 9.8, तो ये जब आप इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको फार्मूला पता लग गया, आपको बहुत दफ़ा पहले बताया है कि फिज़िक्स में जिसको फार्मूला याद नहीं आता टाइम पे, उसको फिज़िक्स नहीं आती। तो फिज़िक्स आने के लिए आपको फ़ौरन फार्मूले का आना ज़रूरी है। तो इसको जिस वक्त आप सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर का आंसर 100 आएगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो टी का आंसर 10 सेकंड, ये ऑप्शन। 12th MCQ है, a projectile is launched at 45 degree to the horizontal with an initial kinetic energy E. Assuming air resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when it reaches its maximum height? जब प्रोजेक्टाइल जो है ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, इस तरह इस जगह, तो यहाँ पहुंच के इसका जो y कंपोनेंट है वो नीचे मैक्सिमम था, यहाँ पे पहुंच के वो मिनिमम हो गया। अब उसने दोबारा बढ़ना शुरू करना है y कंपोनेंट में, तो यहाँ y कंपोनेंट 0 हो जाएगा इस जगह के ऊपर, तो सिर्फ वेलोसिटी का x कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर, ये जहाँ पे ये वाला पॉइंट, इस जगह पे y कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी का ख़त्म हो चुका है, वो 0, सिर्फ x कंपोनेंट। तो जब आप x कंपोनेंट को लेंगे तो फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी को हम सपोज लिखते हैं E। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, तो जब ये टॉप पे पहुंच गई काइनेटिक एनर्जी, तो उसको हम कहते हैं E प्राइम।
इसको हमने जो है वो ई प्राइम कहते। ई प्राइम जो है, इसके लिए अब यहाँ पे आप फार्मूले में क्या चेंज लाएंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर में, इस वी स्क्वायर में दोनों कंपोनेंट थे, वी एक्स भी और वी वाई भी। अब आपने यहाँ पे सिर्फ वी एक्स लेना है, एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट इक्वल होता है वी कॉस थीटा के, तो आप पुट करेंगे हाफ एम वी कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसे नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तो आंसर मैं आपको पहले बताता चला जाता हूँ, कैलकुलेशन करेंगे तो ये ए ऑप्शन इसकी जो है ये आंसर आएगी। अगले पेज पे जाके इसको फर्दर हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ई प्राइम हाफ हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर लें तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें हाफ एम वी स्क्वायर आप अलग कर लें, वी स्क्वायर अलग कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दें तो कॉस 45 होता है 0.707 होता है, उसके राउंड करके 0.71 लिख दें, इसका स्क्वायर कर दें तो 0.71 का जो स्क्वायर है ये 0.5 है, 0.71 का स्क्वायर 0.5 है, और बाकी ये जो कुछ लिखा है ये ई है, यानी बेसिक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। तब उसका आंसर जो है आपके पास ए ऑप्शन आंसर में है। एमसीक्यू नंबर 13 है, टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल। मैक्सिमम रेंज चाहिए होती है लॉन्ग जंप के लिए, तो उसमें एंगल रखना चाहिए उसको 45 डिग्री। आसान सा एमसीक्यू। लास्ट एमसीक्यू है 14, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल on a horizontal plane is same for the following pair of angles। हॉरिजेंटल रेंज सेम होती है 45 डिग्री एंगल से, आप जितना ऊपर जाएं उतना ही पीछे जाएं। मसलन 45 में 5 ऐड करें 50 डिग्री, 45 में 5 कम करें 40 डिग्री, इस पे रेंज सेम होगी। तो यहाँ देखें ये बी ऑप्शन में है, 45 डिग्री में 2 लेस किया 43 डिग्री और 2 ऐड किया 47 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है एमसीक्यू में बी ऑप्शन आपकी करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच।